हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। कीर्ति रानी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं और सबसे पहला टॉपिक हम जो उठाने वाले हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग चालू करेंगे उनकी डेफिनेशन के साथ। अगर किसी को ये वीडियो इंग्लिश में भी चाहिए तो वो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। तो B.E. बोल्डिंग, इन्होंने, ये जो इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने क्या कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसी भी इंडिविजुअल यानी कि एक अकेले क्वांटिटी को नहीं देखता, बल्कि उन क्वांटिटीज के एग्रीगेट यानी कि इकट्ठे ग्रुप को देखता है। वो ये नहीं देखता कि एक अकेले इंसान की इनकम कितनी है, ये देखता है कि एक कंट्री या एक नेशन की इनकम कितनी है। वो ये नहीं देखता कि एक किसी अकेले प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। वो ये देखता है कि इकोनॉमी में प्राइस लेवल क्या है। वो ये नहीं देखता कि है ना किसी भी इंडिविजुअल फर्म का आउटपुट कितना है। वो ये देखता है कि नेशनल आउटपुट हर एक सेक्टर में कितना है। तो इनका कहने का क्या मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अकेले एक इंडिविजुअल इंसान के ऊपर नहीं देखता, बल्कि वो ये देखता है कि एक इकोनॉमी, एक कंट्री एज अ होल, एक अकेले इंसान जैसे क्या क्या प्रोड्यूस कर रही है, क्या उसका प्राइस लेवल क्या है, वो कितना इनकम जनरेट कर रही है, एक्सेट्रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी क्या कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है या फिर यूजफुल है एक हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो है ना किसी भी परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर और बिहेवियर पे डिपेंड करता है। किसके बिहेवियर पे? किसी भी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर पे। और वो ये देखता है कि एग्रीगेट वेरिएबल्स यानी कि जो इकट्ठे वेरिएबल्स है, जैसे कि इकट्ठा डिमांड हो गया, इकट्ठा सप्लाई हो गया, द प्राइस लेवल हो गया किसी भी इकोनॉमी का, कि वो क्या है। और वो ये देखता है कि अलग अलग सेक्टर्स में, यानी कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया और सर्विस सेक्टर हो गया, वहाँ पे है ना एक नेशनल यानी कि एक देश के लेवल पे और ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड के लेवल पे कैसे काम कर रहा है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। और क्या क्या चीज़ें आती है वही यहाँ पे एक लिस्ट में दी गई है। तो उसमें आता है थियरी ऑफ नेशनल इनकम, कि हमारी नेशनल इनकम है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं एग्जैक्टली। थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, थियरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, theory of economic growth and development, theory of international trade and balance of payments and the theory of distribution। तो ये 7 थियरीज है जिनके बारे में अभी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली थियरी है थियरी ऑफ नेशनल इनकम। तो थियरी ऑफ नेशनल इनकम क्या कहती है? थियरी ऑफ नेशनल इनकम कहती है कि किसी भी इकोनॉमी में, हम लोग जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो पूरी इकोनॉमी की इनकम क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की नहीं बल्कि इकोनॉमी की इनकम क्या है, वो हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब नेशनल इनकम देखने के 4 तरीके हैं। सबसे कॉमन, सबसे मेन जो सबका फोकस रहता है कि किसी भी कंट्री की जीडीपी कितनी है, लेकिन जीडीपी को छोड़ के जीएनपी भी होता है, एनएनपी भी होता है और एनडीपी भी होता है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिर्फ किसी भी कंट्री का बिना डेप्रिसिएशन के सिर्फ उसके पॉलिटिकल बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोगों की इनकम कितनी है, वो होती है जीडीपी। लेकिन अगर हम लोग वही बिना डेप्रिसिएशन के बाहर, जो इंडिया के लोग जो बाहर है और वहां से वो इनकम दे रहे हैं, उनकी भी इनकम इंक्लूड करें तो वो हो जाता है जीएनपी। जब हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है एनडीपी और एनएनपी। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम जो होती है वो हमें मिलती है एनएनपी से, और किसी भी इनकम कंट्री की डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो होता है एनडीपी। तो याद रखिए, एनएनपी यानी नेशनल इनकम, एनडीपी यानी डोमेस्टिक इनकम। तो ये क्या हमें डिटरमाइन करने में मदद करता है? ये डिटरमाइन करने में मदद करता है कि किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ यानी कि वो कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग है, और उसका जो ग्रोथ रेट है किसी भी कंट्री का वो कितना है।
अगली थियरी पे हम लोग बढ़ेंगे जो है थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट क्या कहती है? वो ये कहती है कि किसी भी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कितना है, क्या उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कौन कौन से सेक्टर में है, एक्सेट्रा। आउटपुट क्या कहता है कि तीनों सेक्टर में कितनी आउटपुट हमें मिल रहा है, क्या है ना, एग्रीकल्चर का है ना, कितना कंट्रीब्यूशन है किसी भी कंट्री की जीडीपी में या फिर उसके नेशनल इनकम में। और ये भी टैली करता है कि हमारे यहाँ पे जितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है उतना ही आउटपुट मिल रहा है या नहीं। जैसे कि आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में जितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है उतना आउटपुट नहीं है, और सर्विस सेक्टर में जितना आउटपुट है उतने एम्प्लॉयज नहीं है। तो ये जो है ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट से। हम लोग बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट थियरी पे। तो तीसरे नंबर पे जो थियरी आती है वो है थियरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। तो फिर ये थियरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग क्या कहती है? ये कहती है कि हमारे जो किसी भी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है, हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक को मिला के वो कैसे काम करता है। सेंट्रल बैंक कौन कौन सी पॉलिसीज लाती है और कमर्शियल बैंक उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करती है, और जिसकी वजह से जो कंट्री के जो लोग हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उनकी इनकम पे क्या इफेक्ट होता है, गवर्नमेंट की इनकम पे क्या इफेक्ट होता है, एक्सेट्रा। और उनकी जो पॉलिसीज है वो इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव करने में मदद करती है, या फिर कौन से सिचुएशन में कौन सी पॉलिसी डाली जाती है, एक्सेट्रा। तो जो भी पॉलिसीज जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक निकालती है किसी भी कंट्री की, उन्हें कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसीज, जो कि जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। तो थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन क्या कहता है कि वो कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसी भी एक कंपनी की जो या फिर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस नहीं देखते, हम लोग ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट को, उस जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट की प्राइस लेवल क्या है, क्या है ना। जैसे कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं कि एक कोई भी प्रोडक्ट ले लिया, आपने ले लिया फ़ोन ले लिया, तो उसमें जो एंड्रॉयड के फ़ोन होते हैं वो है ना 10,000 11-12,000 से लेके 2 लाख तक के भी फ़ोन्स होते हैं, लेकिन उसका प्राइस लेवल क्या, एवरेज प्राइस लेवल क्या है वो हम लोग देखेंगे। फिर अगर वो प्राइस लेवल में इन्फ्लेशन आ रहा है या डिफ्लेशन आ रहा है वो भी हम लोग देखेंगे, और उस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को काबू में करने के लिए, इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, वो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है और आरबीआई क्या स्टेप लेती है, कौन से सिचुएशन में कौन सा स्टेप लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग पढ़ते हैं थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन में। हम लोग अभी अगली थियरी पे बढ़ेंगे। तो हमारी जो अगली थियरी है वो है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या कहती है कि जो इकोनॉमी है उसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है, क्या है ना, अगर हमारी इकोनॉमी अभी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है तो अगले 5 साल में कैसी होगी। हमारी जो कंट्री है वो अभी डेवलपिंग में है, तो फिर जब डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या गोल्स अचीव करने पड़ेंगे, एक्सेट्रा। ये स्टडी करती है कि जो हमारी जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो कैसे बढ़ाई जाए। किसी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, तो जो रियल पर कैपिटा इनकम है उसे कैसे बढ़ाया जाए। नॉमिनल पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि है ना, बिना इन्फ्लेशन के देखें कि नॉर्मल प्राइस में क्या ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अगर हमारी जो इनकम है वो है ना 10% से बढ़ रही है, लेकिन प्राइस जो है वो 20% से बढ़ रही है, तो हमारी रियल इनकम तो है ना, मतलब कि हमें जितनी इनकम चाहिए उतनी तो नहीं मिल रही। नॉमिनली पेपर पे हमारी इनकम बढ़ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से उतनी बढ़ रही है कि नहीं, वो होती है रियल पर कैपिटा इनकम। हमारी जो अगली थियरी है मैक्रो इकोनॉमिक थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये देखते हैं कि है ना तीनों सेक्टर्स में है ना लैंड, लेबर, फिर कैपिटल और एंटरप्राइज का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमें ये सारे इनपुट हो गए। और आउटपुट हमें क्या क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो इन 6-8 चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे तीनों सेक्टर्स है उसमें कौन कौन से लेवल पे है और कैसे कैसे हमारी इनकम जनरेट हो रही है और हमें कहाँ कहाँ पे ध्यान देना चाहिए,
तो मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कहता है कि तीनों सेक्टर में ये 8 चीजें किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उतना हमें फायदा मिल रहा है कि नहीं। अब हमारा जो अगला और लास्ट थियोरी है, 7वां थियोरी है, वो है थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये क्या है कि है ना, ये देखता है कि है ना कि अलग अलग इकोनॉमीज, जैसे इंडिया की इकोनॉमी होगी, चाइना की इकोनॉमी होगी, यूएसए की इकोनॉमी होगी, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि एक दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये सारी इकोनॉमीज इंटरेक्ट करेगी तो वो कैसे इंटरेक्ट करती है। तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है एक्सचेंज रेट, दूसरा आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और तीसरा आता है टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो एक्सचेंज रेट किसी भी एक कंट्री की इकोनॉमी और दूसरी कंट्री की इकोनॉमी का क्या लेवल है। जैसे कि है ना, $1 जो है वो कितने इंडियन रुपीज में है, या फिर है ना इंडियन रुपीज और जापानीज येन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इंडियन रुपी कितने जापानीज येन हो गए। तो ये जो है ये होता है एक्सचेंज रेट कि अगर मैं 1 रुपया या फिर 100 रुपये दूँ तो मुझे उसके बदले में कौन सी कंट्री के कितने रुपए हम मुझे वापस मिलेंगे, वो होता है एक एक्सचेंज रेट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो किसी भी 2 कंट्रीज के बीच में जब भी कोई लेन देन होता है, वहां से पैसे आते हैं, हमारे यहाँ से पैसे जाते हैं, तो उसका एक अकाउंट बनाया जाता है जो आरबीआई रखती है और उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और तीसरा पॉइंट है टैरिफ्स एंड ट्रेड पॉलिसीज। ये कोई अभी आश्चर्य की तो पॉइंट नहीं है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है न्यूज़ में कि कैसे कुछ कंट्रीज टैरिफ्स लगा रहे हैं और उसका है ना इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, शेयर मार्केट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, प्रोड्यूसर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, कंज्यूमर्स पे क्या इफेक्ट हो रही है और पूरे वर्ल्ड में क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो स्टडी है, ये पूरा स्टडी आता है थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। तो यहाँ पे सारी थियरीज, मैक्रो इकोनॉमिक थियरीज खत्म हो गई है। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समरी, सारी जितने भी कॉन्सेप्ट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया ऑफ स्टडीज है और उनका जो की फोकस है वो कहाँ कहाँ पे है। तो पहला जो एरिया ऑफ स्टडी है वो है नेशनल इनकम। उसका फोकस कहाँ है? वो ये फोकस कर रहा है कि एक इकोनॉमी में कितने गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरा एरिया ऑफ स्टडी है एम्प्लॉयमेंट। वो क्या फोकस कर रहा है कि हमारा जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है किसी भी इकोनॉमी में, कौन से सेक्टर में कितने हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट है प्राइस लेवल्स। प्राइस लेवल्स क्या देख रहा है कि ना, वो देख रहा है इन्फ्लेशन कितना है, डिफ्लेशन कितना है और इकोनॉमी की परचेजिंग पावर कितनी है, यानी कि कोई भी इकोनॉमी क्या क्या खरीद कर सकती है, क्या क्या परचेज कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती। जो नेक्स्ट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो क्या पे फोकस करता है? वो देखता है कि लॉन्ग टर्म में जो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे कैसे बढ़ाया जाए ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकते हैं और वो डेवलप हो सके। हमारा जो लास्ट है वो है एक ग्लोबल इकोनॉमी। वो ध्यान देता है इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। तो ये एक समरी का टेबल था। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये खत्म होता है और आज का वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए है तो फिर है ना मेरे चैनल पे इंग्लिश वर्जन भी है इस वीडियो का, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। Hello.